मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि ये राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। तो राज्य जो है आप सभी जानते हैं कि एक सभ्य समाज की पहचान है और बिना राज्य के हमें न वो सुविधाएं मिल पाएंगी, ना हम सुरक्षित रह पाएंगे। और जो पॉलिटिकल थिंकर थे, जो फिलोसोफर थे, जब उन्होंने ये चीज़ का अध्ययन करना शुरू किया कि किस तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करें, तो उन्होंने बहुत सारे मेथड्स को देखे और बहुत सारे जो उन्होंने सर्च किया, जो उन्होंने अपना अध्ययन किया, तो उन्होंने ये देखा कि राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्राडिक्शन मिलते हैं, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत मिलते हैं। और गिलक्राइस्ट का ये कहना है कि राज्य सर्वप्रथम कब दिखाई दिया, यह अस्तित्व में कब आया, हम ये केवल इतिहास के माध्यम से ही जान सकते हैं। और जहाँ पर इतिहास मौन हो जाता है तो वहाँ पर हम कल्पनाओं का सहारा लेते हैं। अगर हम ये देखें कि राज्य की उत्पत्ति का किस तरीके से यहाँ सिद्धांत आया, बहुत सारे जो थिंकर्स थे, बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे, वो बार बार सर्च कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, कुछ उसमें विश्वास करते हैं, कुछ फोर्स थ्योरी में, कुछ फैमिली पे और कुछ एवोल्यूशन यानी कि विकास के आधार पे। इनका जो रिसर्च था, इनकी जो फिलॉसफी थी वो काफ़ी सारी रही। राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे वो बहुत सारे आए और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विभिन्न फिलोसोफर थे, जो डिफरेंट थिंकर थे, उन्होंने बहुत सारे थ्योरी के बारे में बताया। और इस तरीके से अगर हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर पढ़ें तो हम ये देख सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के ये विभिन्न सिद्धांत हैं और जिसका कि अध्ययन आपको एक एक करके करना है। अगर आप NEP के तहत, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप BA सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या उसके बारे में जिज्ञासु हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य की उत्पत्ति है उसके कुल 5 सिद्धांत हैं। पहला जो है वो है डिवाइन ओरिजिन ऑफ द थ्योरी, यानी कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। दूसरा जो है वो है मार्क्सवादी सिद्धांत, जो कि बात करता है कि किस तरीके से स्टेट की जो उत्पत्ति है, वो मार्क्स ने अपने हिसाब से वो सारी चीज़ों को कहा। और जो तीसरा है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। चौथा है फोर्स थ्योरी, यानी कि बल सिद्धांत या युद्ध सिद्धांत, या इसको शक्ति सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और जो पांचवा है, अगर आपके एग्ज़ाम में कभी पूछे कि विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की उत्पत्ति का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो सर्वमान्य है, तो वो है इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑब्लिक हिस्टोरिकल थ्योरी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत। ये राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं डिवाइन थ्योरी की, यानी राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का धार्मिक सिद्धांत है। और अगर कभी इस तरीके का कभी क्वेश्चन आए कि राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे पुराना सिद्धांत है, जो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है, वो कौन सा है, तो वो यही है डिवाइन थ्योरी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है वो सबसे पुराना सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो स्थापना है या तो स्वयं ईश्वर ने किया है या किसी अन्य दैवी शक्ति के द्वारा होता है और वही उस पर शासन करता है। राज्य का शासन यानी जो गवर्नमेंट है वह या तो सीधे ईश्वर करता है या ऐसे शासक के द्वारा कराया जाता है जो कि ईश्वर का प्रतिनिधि हो। इट मीन्स वी कैन से दैट द किंग इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इस थ्योरी के जो मेन प्रपाउंडर हैं, अगर हम वेस्टर्न फिलोसोफर की तरफ जाएं, तो इस थ्योरी के जो मेन प्रपाउंडर है यानी जो प्रतिपादक है वो है जेम्स फर्स्ट, और इनकी बुक जो है वो है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। इस पुस्तक में इन्होंने ये कहा है कि किंग आर जस्टली कॉल्ड गॉड, यानी जो ईश्वर है वह जो है उसको जो सत्ता कहाँ से मिलती है, सीधे ईश्वर से मिलती है। इसलिए राजा अपनी प्रजा को, और राजा जो है वो अपनी प्रजा से और कानून से दोनों ऊपर है। और
यहाँ पर किंग जो है वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किंग यानी कि जो राजा है वह डायरेक्ट जो है वो ईश्वर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। वह उसकी जिम्मेदारी ये है कि बस वो अच्छे ढंग से शासन करे, और ऐसा करना ही ईश्वर के प्रति राज्य का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नैतिक उत्तरदायित्व है। राजा कानून बनाता है, न कि कानून राजा को बनाते हैं। राजा हर व्यक्ति का स्वामी है और उसके जीवन और मरण पर उसका पूरा अधिकार है। अपनी इस बुक में जेम्स फर्स्ट ने अपनी बुक में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस यही दावा किया है कि राजा बुद्धिमान होते हैं, अच्छे होते हैं, प्रजा मूर्ख होती है, कमज़ोर होती है। और उनका ये कहना है कि राजा चूँकि समूचे देश के लिए एक महान शिक्षक होता है, और इसीलिए स्वतंत्रता जो है एक स्वतंत्र राजतंत्र के लिए यही ज़रूरी है कि राजा वही होना चाहिए जो अपने हिसाब से शासन कर सके, अपने लिए अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला सके। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये बुक है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि अगर राजा बुरा है तो भी जो सिटीज़न है यानी जो प्रजा है उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। उनको प्रजा को राजा के विरुद्ध विरोध करने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो किंग है, किंग इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, या जो राजा है वो तो ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसीलिए प्रजा को तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो राजा का विरोध कर सके, क्योंकि अगर वो राजा के विरोध करते हैं इसका मतलब ये है कि वह ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। और अगर राजा अपने और जो किंग जो राजा है वो हर तरीके से अपने जो प्रजा है उसको कंट्रोल में रखता है। और ये यहाँ पर ये माना गया है कि अगर इस तरीके का वो दुष्ट राजा है जो अच्छे काम नहीं करता है, फिर उसको अगले जन्म में जो है उसका जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा। उसके अगर वो गलत काम करता है तो उसके पापों की सज़ा उसको अगले जन्म में ही मिलेगी। तो यहाँ पर जेम्स फर्स्ट का ये कहना है कि राजा को देवता कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो पृथ्वी पर ईश्वर की तरह ही कार्य करते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम ये देखें कि क्या जो भारत है, भारत में भी क्या दैवी सिद्धांत की बात की गई है। अगर आपने ये देखा कि वेस्टर्न फिलॉसफी के तहत अगर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम जाएं तो यहाँ पर किंग को पूरी तरीके से फ्री माना गया है। यानी कि किंग जो है वो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल गॉड के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर प्रजा को किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का भी राइट नहीं है अगर राजा कुछ गलत भी करता है तो। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भारतीय धर्म ग्रंथ है जैसे महाभारत हुआ, और मनु की एक रचना है मनुस्मृति, वहाँ पर भी डिवाइन थ्योरी की बात की गई है। तो फिलहाल अगर हम ये देखें तो हिंदू धर्म ग्रंथ जो महाभारत है उसके शांति पर्व में भी युधिष्ठिर के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ये कहते हैं कि जब सतयुग के प्रारंभ में सभी अपने धर्मों का पालन करते थे और एक दूसरे की रक्षा करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मत्स्य न्याय हो गया, यानी लॉ ऑफ द सी क्रिएचर। मत्स्य न्याय का अर्थ होता है कि हर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक अराजकता हो गई, हर कोई दूसरे को टॉर्चर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक राजा जो है उसको नियुक्त किया गया, और ब्रह्मा ने मनु को जो है एक राजा के रूप में नियुक्त किया। तो मनु का जो विचार है दैवी सिद्धांत की तरफ अगर हम देखें कि इंडियन फिलॉसफी में जो भारत की जो फिलॉसफी है, भारत की जो विचारधारा है, उसके अंतर्गत दैवी सिद्धांत क्या है। तो मनु जो है राजा के बारे में बात करते हैं। उनकी पुस्तक का नाम जो है वो है मनुस्मृति। और यहाँ पर मनुस्मृति की जो 7वें अध्याय है उसमें भी उन्होंने राजधर्म की बात की और राज की उत्पत्ति का वर्णन किया। और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मनु की पुस्तक मनुस्मृति में दैवी सिद्धांत की बात की गई है, लेकिन कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का एक अलग सिद्धांत बताया है। उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी कि सामाजिक समझौता की बात की है। फिलहाल हम लोग दैवीय सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो हम लोग मनु पर आते हैं। तो मनु ने ये कहा कि राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, क्योंकि सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी, न राज्य था न राजा थे। ऐसी स्थिति में कोई दंड व्यवस्था नहीं थी, कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी कि कोई गलत काम कर रहा है या कोई इनजस्टिस कर रहा है तो उसको कंट्रोल में कैसे करें, यानी मत्स्य न्याय था, लॉ ऑफ द सी क्रिएचर। ऐसी स्थिति में
राज की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को यहाँ पर बताते हुए मनु ने ये कहा कि राजा जो है राजा को जो है वो भगवान तो नियुक्त करते हैं, राजा में 8 देवताओं का गुण है, और चूँकि उसमें देवताओं का गुण है और यहाँ पर वो कुल देवताओं का गुण होने के कारण यहाँ पर उन्होंने एक श्लोक भी लिखा है कि इस राजा को किस तरीके से किन किन देवताओं से क्या कौन कौन सा गुण मिला हुआ है। तो यहाँ पर मनु ये कहते हैं चूँकि मेरे राजा में 8 देवताओं के गुण हैं, इसलिए वो गलत कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अराजक हो जाता है, वो अपनी प्रजा को सताता है या सही से राज्य नहीं करता है, तो क्या उसके ऊपर कोई कंट्रोलिंग पावर है? आपने देखा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में तो नहीं है, उसको कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता है, वो तो डायरेक्ट गॉड के कंट्रोल में है। लेकिन इंडियन फिलॉसफी में क्या है, यहाँ पर आप कोई भी फिलोसोफर देखिए, मनु, कौटिल्य, जिसकी भी आप बात करेंगे, उन्होंने एक बात की है कि राजा जो है वह धर्म के द्वारा वह नियंत्रित होता है, और राजा जो है वो वही कार्य करेगा जिसकी जिसका परमिशन, जिसको अलाउ करेगा धर्म अगर कहता है कि राजा को ये कार्य करना चाहिए तो राजा वही कार्य करेगा, वो धर्म के विरुद्ध नहीं जाता है। और यहाँ पर जो प्राचीन भारत में भी दैवी सिद्धांत की बात की गई, राजा को देवांश माना गया। और आप जानते हैं कि जो वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसमें भी बात की गई है। स्मृति यानी कि जो मनुस्मृति है, महाभारत है, प्राचीन ग्रंथों में यही बात की गई है। मत्स्य पुराण में भी ये बात की गई है कि ब्रह्मा ने एक राजा की रचना की। मनु ने भी ये कहा कि बालक चूँकि अगर वो छोटा है, अगर एक राजा जो है वो बालक के रूप में है, यानी राजा जो है भी बच्चा है, तो भी हमको उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो एक देवता के समान है, उसमें 8 देवताओं के गुण हैं। तो यहाँ पर जो दैवी सिद्धांत है वो इस तरीके का है। और अगर हम ये देखें कि इसकी मान्यताएं क्या हैं, तो चूँकि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो अपनी शक्तियाँ सीधे ईश्वर से प्राप्त करता है। राजा अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, केवल ईश्वर के प्रति होता है। यदि किसी बालक का राज परिवार में जन्म होता है तो इसका मतलब ये है कि सीधे भगवान ईश्वर ने उसे भावी राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। राजा को कानून के कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है, और यहाँ पर जो राजतंत्र है वही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। और ये इस तरीके की बात प्रोफेसर गूच ने भी की है। तो बेसिक एलिमेंट क्या है कि स्टेट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान ने इसकी रचना की है। किंग इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इट इज़ अ रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू ओबे द किंग। ये जनता की कर्तव्य है कि वो राजा की आज्ञाओं का पालन करे। प्रजा के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो राजा का आज्ञा का उल्लंघन करे। और किंग इज़ नॉट अंडर एनी लॉ, ही इज़ अ लॉ मेकर, वो तो कानून बनाता है। तो कानून बनाने का जिसके पास अधिकार है, ही इज़ अ लॉ मेकर, तो वो कानून के अंडर में हो नहीं सकता। तो ये जो है वो बेसिक एलिमेंट्स है डिवाइन थ्योरी की, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही है। तो यहाँ पर जो है डिवाइन थ्योरी को अगर आपने समझा तो उसको क्रिटिसिज्म आप अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी थ्योरी लिखते हैं, अगर आप राज की उत्पत्ति का कोई भी सिद्धांत लिखते हैं तो उसको आपको क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी थ्योरी जो है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें कोई न कोई ड्रॉबैक है, उसका कोई न कोई क्रिटिसिज्म हो सकता है, उसकी आलोचना हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही होगा, इट इज़ अ अनसाइंटिफिक थ्योरी, यह अवैज्ञानिक है। यहाँ पर जो ये बात की गई है कि ये केवल धार्मिक आधारों पर ही हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ कि ईश्वर ने उसको जो है वो यहाँ पर उसको नियुक्त किया है राजा को। और इस तरीके से ये जो डिवाइन थ्योरी है उसके कोई बहुत सारे समर्थक नहीं हैं। और इस तरीके से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दिस थ्योरी अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये तो प्रजातंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है। अगर प्रजातंत्र में आप देखें कि अगर कोई जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सही से काम नहीं करता है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, वो अपना मनमाना काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या होता है कि यहाँ पर उसे हटाया भी जा सकता है। और किस तरीके से, इस तरीके की अगर मोनार्की होती है तो उसको भी हम हटा सकते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत है यहाँ पर
अगर ये लागू हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि राजा जो है वो अत्याचारी भी बन जाए, क्योंकि उसको पता है कि मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मैं तो किसी भी लॉ के कंट्रोल में नहीं हूँ। तो इस तरीके का जो शासक है वो निरंकुश हो सकता है। यहाँ पर जो एक मोनार्की है जो वो ऑटोक्रेटिक हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है रिलीजियस थ्योरी। अब इस जो आज का दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जो कि धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो बात करते हैं लॉजिक की। तो यहाँ पर ये थ्योरी जो है उसको अपोज करने वाले बहुत सारे लोग हैं। और ये जो थ्योरी है वो काफ़ी कंजर्वेटिव थी, यानी रूढ़िवादी थी। यहाँ पर कोई भी पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं हो रही है इस थ्योरी में। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर गॉड के अगेंस्ट आप गए, अगर आप किंग के अगेंस्ट गए तो ये माना जाएगा कि आप गॉड के अगेंस्ट गए हैं, जो कि एक पाप के समान है। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है इस मॉडर्न स्टेट में, यहाँ पर इस समय जो आधुनिक राज्य चल रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हर जगह जो है आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सभी जगह प्रजातंत्र है। और इस समय प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो गॉड के द्वारा अपॉइंट नहीं होते हैं, वो ईश्वर के द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, वो तो इलेक्टेड होते हैं पीपल्स के द्वारा, वो तो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो यहाँ पर उनको पता है कि मैं जनता के द्वारा नियुक्त हूँ, जनता से ही मुझे वोट चाहिए, इसीलिए वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसीलिए वो कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जो डेमोक्रेटिक वैल्यू के अगेंस्ट हो, जो कि उस कंट्री के अगेंस्ट हो। वो बंधे होते हैं कि मैं उस पद को पाया हूँ तो उसको अपनी ठीक से मुझे काम करना है, अदरवाइज़ मुझे नेक्स्ट टाइम चांस नहीं मिलेगा। रिकमेंडेड बुक्स की अगर हम बात करें कि ये जो आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है, जो पेपर है, वो आप किस बुक से पढ़ सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी बुक है आर.सी. अग्रवाल की, जिसका बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। ए.डी. आशीर्वादम और के मिश्रा की बुक भी है पॉलिटिकल साइंस, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तीसरी जो है वो जे.सी. जोरी की, ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही एक और बुक है जो कि इस स्लाइड में मैंने नहीं लिखा है, वो है ओ.पी. गाबा की। ओ.पी. गाबा की बुक जो है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप चाहें तो इस बुक के अलावा आपको कोई और बुक अच्छी लगती हो तो आप पढ़ सकते हैं, पर मुझे ये जो 3-4 बुक्स का जो मैंने नाम लिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।